कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कक्षा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी लोगों को यह बात पता है कि नया बैच अभी 3-4 दिन पहले प्रारंभ हुआ है, जिसमें इकाई 1 चल रहा है। हिंदी भाषा का विकास हम लोगों ने देखा, लिपि का विकास देखा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलियाँ, साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी की बात की गई, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा की बात की गई, साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की बात की गई। और इकाई 1 के ही तहत आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। इसी स्वनिम व्यवस्था के तहत हम लोग वर्णमाला की बात करेंगे और आप देखेंगे कि इस पर आधारित हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो छोटी से छोटी परीक्षा हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, या आप देखेंगे कि सामान्य हिंदी जहाँ जहाँ जिस जिस परीक्षाओं में होता है वहाँ भी इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। अब देखिए, स्वनिम व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जब व्याकरण की बात आती है तो कहते हैं हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का पाणिनि आप जानते हैं किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है, लेकिन व्याकरण पाणिनि किसे कहा जाता है तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। लेकिन इन दो नामों में अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हिंदी भाषा का पाणिनि और व्याकरण पाणिनि। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें और किसी भी चीज़ को आप कम में ना माने, कम ना आंकें उसको। आप सोच रहे होंगे वर्णमाला आपको आती है। वर्णमाला अगर आपको आती है तो ऐसा नहीं कि उस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आप कर लें। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आप इसमें यह भी जानेंगे कि स्वनिम को किसने क्या माना है, स्वनिम का संबंध किससे है, या वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और स्र अंत में क्यों रखा जाता है, या जो अयोग्यवाह ध्वनियां हैं उन्हें स्वर के बाद और व्यंजन से पहले क्यों रखा जाता है। यह सभी जो मूल स्वर हैं वो मूल स्वर क्या कहलाते हैं, सभी संधि स्वर क्या कहलाते हैं, या मान स्वरों की संख्या कितनी है, या आपने यह भी पढ़ा होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आपने जरूर पढ़ा होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। आपके वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। यह उत्क्षिप्त व्यंजन किससे लिए गए? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो इसी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या फिर जो द्वित्व होता है, द्वित्व किसे कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, द्वित्व व्यंजन कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दें और अंत तक अगर वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और नए नए तथ्य भी आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर आप भी इसी तरीके का वीडियो लेक्चर डेली चाहते हैं, एक एक इकाई पर विस्तृत वीडियो लेक्चर, एक एक टॉपिक पर विस्तृत वीडियो लेक्चर, उस पर आधारित PDF, उस पर आधारित टेस्ट सीरीज, उस पर आधारित लाइव कक्षा, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फीस और सारी जानकारी दे दी जाएगी। फीस में तो छूट भी चल रही है इस समय। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था में आप देखें, स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। हिंदी में अगर स्वनिम व्यवस्था के प्रवर्तक की बात करें तो महर्षि पाणिनि है। प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो महर्षि पाणिनि है। यहीं पर आपको ध्यान देना है और 2 पॉइंट को लिख लेना है। मैं बहुत पहले ही कह चुका हूं आप लोगों से कि कॉपी पेन लेकर बैठे। देखिए, जो पाणिनि थे वो संस्कृत के व्याकरण पितामह कहे जाते हैं। पाणिनि संस्कृत के व्याकरण पितामह कहे जाते हैं। जबकि अगर कहा जाए हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि या हिंदी भाषा का पाणिनि, तो आपका उत्तर हो जाएगा
कि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है, किशोरीदास वाजपेयी को। अगर कहा जाए व्याकरण पाणिनि, व्याकरण पाणिनि, ध्यान रखना हिंदी भाषा का पाणिनि और व्याकरण पाणिनि दोनों अलग अलग है। हिंदी भाषा का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी है और व्याकरण पाणिनि है कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। तो वैसे आपने देखा कि प्रवर्तक महर्षि पाणिनि है, लेकिन अगर यह कहा जाए, ये तो संस्कृत के हैं, अगर यह कहा जाए कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन से हैं या व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो 12वीं शताब्दी में एक किताब लिखी गई थी। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर पूरी तरीके से आप इसे पढ़ेंगे, पूरी तरीके से आप देखेंगे। 12वीं शताब्दी में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रथम व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। दामोदर पंडित की रचना और वही है हिंदी व्याकरण के जनक। उसी किताब को माना जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को प्रथम व्याकरण ग्रंथ। तो इस तरीके से इन तथ्यों को आप लोग जरूर नोट करते चले। और वैसे संस्कृत में जो ध्वनि विज्ञान है, जो स्वनिम व्यवस्था है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र कहा जाता था। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान या स्वनिम व्यवस्था का नाम था शिक्षा शास्त्र। कहीं पर लिखना चाहें तो आप लिख लें। स्वनिम विज्ञान लिपि निर्माण का मूलाधार है। स्वनिम विज्ञान लिपि का मूलाधार होती है। इसके 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन, संवहन, ग्रहण। उत्पादन या उच्चारण। स्वनिम विज्ञान लिपि का मूलाधार जो होता है वो कई बार इस पर प्रश्न भी पूछा गया है कि मूलाधार कौन कौन से हैं। वैसे स्वनिम का जो संबंध होता है वो भाषा के केवल उच्चारित रूप में होता है, लिखित रूप में नहीं होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अगर कॉपी पेन है तो जरूर लिख लीजिए। स्वनिम क्या है? स्वनिम समान भाषा ध्वनियों का समूह है। स्वनिम समान भाषा ध्वनियों का समूह है। स्वनिम समान भाषा ध्वनियों का समूह है और स्वनिम का जो संबंध होता है वो भाषा के केवल उच्चारित रूप में होता है, लिखित रूप में नहीं होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बात करें काम, जैसे लिखा है काम, तो काम में जो उच्चारित है, जो स्वनिम संबंध है, इसका मैंने आपको बताया कि केवल उच्चारित रूप होता है, लिखित रूप नहीं। काम जो होता है क इसमें है, स्वर कौन सा आएगा? बड़ा अ आएगा और म होगा और अ होगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका स्वनिम व्यवस्था। तो ये स्वनिम व्यवस्था केवल उच्चारित रूप में होता है, लिखित रूप में ऐसे लिखा जाएगा काम। तो स्वनिम का संबंध भाषा के केवल उच्चारित रूप से होता है, लिखित रूप से नहीं। अब समझ में आ गया कि कैसे उच्चारित रूप में होता है, लिखित रूप में नहीं। इसके 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन या उच्चारण, संवहन और ग्रहण। इन 3 रूपों पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ध्वनि अध्ययन का आधार क्या क्या है। ध्वनि अध्ययन का आधार क्या क्या है? तो उच्चारण, उच्चारण जो होगा वो किसके द्वारा होगा? जो उच्चारण होगा, जैसे यहां पर इन तीनों में अगर हम बात करें तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हो गया? वक्ता। और जिस माध्यम से आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ये क्या है? ये है प्रसरण। प्रसरण और ग्रहण। ग्रहण या श्रवण क्या हो जाएगा? श्रोता यानी आप। अब यहां पर आप देखें कि जो स्वनिम व्यवस्था है इसके 3 पक्ष हैं और तीनों पक्ष की बात मैंने आपसे की, यानी ध्वनि अध्ययन का आधार 3 होता है। मैं बोल रहा हूं, मैं हो गया वक्ता। जिस माध्यम से आप देख रहे हैं वो हो गया प्रसरण
और आप सुन रहे हैं, आप हो गए श्रोता, यानी ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, उदाहरण देकर जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही है, जरूर बताइएगा। इसके दो प्रकार होते हैं, खंड और खंडेतर ध्वनियाँ। खंड और खंडेतर ध्वनियाँ होती हैं स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत। खंड के तहत जो स्वर होते हैं वो स्वर आ जाएंगे, जो व्यंजन है वो व्यंजन आ जाएंगे, और खंडेतर में ऐसी ध्वनियाँ आएंगी जैसे आप देखेंगे बलाघात या संगीत के जो स्वर होते हैं, सुर लहर जिसको कहते हैं, तो बलाघात और सुर लहर खंडेतर ध्वनियाँ हैं। ध्यान रखिए, खंडेतर में बलाघात और सुर लहर है। इसे भी अगर आप कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। खंडेतर में बलाघात और स्वर लहर है। यह भाषा से संबंधित लघुत्तम सार्थक ध्वनि है। वैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग स्वनिम की बात करते हैं तो अंग्रेजी के दो टर्म्स थे। पहले दो टर्म्स को पहले जान लीजिए। एक है फोनेटिक, फोनेटिक्स, और दूसरा है फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फोनेटिक्स के तहत किसका अध्ययन किया जाता है और फोनोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, जो फोनेटिक्स होता है जिसके तहत ध्वनि की परिभाषा क्या होगी, भाषा ध्वनि कौन सी है, ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले अंग कौन कौन से, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, तो इस तरीके से उत्पन्न करने वाले अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण, जो वर्गीकरण किया गया कि उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण होगा या ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण होगा, तो इस तरीके से वर्गीकरण, ध्वनियों का रूप कौन सा है, उसमें विकार कौन सा है, तो ये उच्चारण, वर्गीकरण, विकार, ये सब जो अध्ययन किया जाता है वो फोनेटिक्स के तहत किया जाता है किसी भी भाषा का। जबकि फोनोलॉजी के तहत ध्वनियों की व्यवस्था, उसका इतिहास क्या रहा है, परिवार का अध्ययन, ये सब फोनोलॉजी के तहत किया जाता है। जैसे अगर आप देखें कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप उसका पूरा इतिहास देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, पाली देखेंगे, प्राकृत देखेंगे, अभ्रंश देखेंगे, पुरानी हिंदी देखेंगे, आधुनिक हिंदी देखेंगे। तो इस तरीके से जो हिंदी का विकास है, जो उसका इतिहास है, जो परिवार है उसका किस परिवार के तहत आएगा, तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो फोनोलॉजी के तहत किया जाता है। मेरे ख्याल से यह भी आपका तथ्य क्लियर हो गया होगा कि बाय द वे अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो इजी वे में आप इसे कर लेंगे। समझ में आ गया या नहीं? जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, जो बताई जा रही है, वो समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ब्लूमफील्ड और डेनियर जोन्स ने स्वनिम को भौतिक इकाई माना है, स्वनिम को भौतिक इकाई माना है, जबकि एडवर्ड शापिर ने मनोवैज्ञानिक इकाई माना है। W.F. टॉडल ने इसे अमूर्त काल्पनिक इकाई माना है, जबकि मानसिक इकाई भी किसी ने माना है। किसने माना है मानसिक इकाई? आप लोगों में से कितने लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि मानसिक इकाई किसने माना है? स्वनिम व्यवस्था को मानसिक इकाई किसने माना है? भाई मैंने आपको बता दिया, भौतिक इकाई किसने माना, मनोवैज्ञानिक इकाई किसने माना, काल्पनिक इकाई किसने माना। अब अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानसिक इकाई किसने माना है, कितने लोगों को पता है? जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों को पता है? प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ये वीडियो तो पब्लिश वीडियो है, आप इसे डेमो भी समझ सकते हैं। बाकी जो भी आपके साहित्य के मित्र हैं
जो साहित्य पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक इस वीडियो को जरूर भेज सकते हैं, जरूर शेयर कर सकते हैं। जो भी पब्लिश वीडियो है, तो ये वीडियो पब्लिश है, इसे आप लोग भेज सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मानसिक इकाई कहा गया भोलानाथ तिवारी के द्वारा। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, भोलानाथ तिवारी ने इसे मानसिक इकाई माना है। भोलानाथ तिवारी ने मानसिक इकाई माना है, कहीं पर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भोलानाथ तिवारी ने कहा यह है कि स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ न होकर मानसिक इकाई है। लिख लीजिए कि स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है, वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ न होकर मानसिक इकाई है। अब आपके मन में एक सवाल और उठ गया होगा, एक नया प्रश्न जरूर आ गया होगा कि यह अर्थभेदक क्या है। क्यों ये सवाल उठ रहा है आपके मन में कि अर्थभेदक क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अर्थभेदक की अगर बात करें, देखिए जितना आप समझ लेंगे, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे और उसी तरीके से आप तथ्यों को याद कर पाएंगे। रट कर आप तथ्य को नहीं याद कर सकते हैं कि केवल रट लिया जाए और याद हो जाए। अर्थभेदक में आप देखें, जैसे अगर मैं कहूं पथ, दूसरा कहूं पग, ये उदाहरण अगर मैं लेकर आपको समझाऊं तो यहां पर आप ध्यान दीजिए। जो पा है, पा ध्वनि दोनों में समान है, उच्चारण स्थान वही है, क्रम वही है, अभ्यांतर दृष्टि से पा वही है, चाहे था के साथ हो चाहे ग के साथ हो, लेकिन थ का उच्चारण स्थान अलग है, ग का उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए दोनों का अर्थ भी अलग अलग होगा। भले ही एक समान हो, दो समान हो, लेकिन अगर एक भी कोई भिन्न है तो वह अर्थभेदक इकाई है, वह अर्थभेदक ही कहलाता है। तो स्वनिम किसी भी भाषा की अर्थभेदक इकाई है। अर्थ में भेद होता है, भले ही एक दो में समानता हो, लेकिन अगर कोई एक भी भिन्न हो गया तो वह अर्थ अलग हो जाएगा, इसीलिए इसे अर्थभेदक इकाई भी कहा गया। जैसे कमला, गमला। अब म और ल दोनों में आप देखेंगे समान है, चाहे अभ्यांतर दृष्टि से देखें, चाहे उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखें, चाहे क्रम के स्थान से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें तो मा और ला समान है। लेकिन कमला और गमला में का अलग, गमला में ग अलग, इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग। जैसे काली और लाली, समझ में आ रहा है उदाहरण? काली और लाली, अब दोनों में, काली और लाली में ली दोनों में देखें समान, जबकि का अलग और दूसरे में ल अलग, तो इसलिए अर्थ अलग, तो अर्थभेदक हो गया। यही कहना चाहते हैं भोलानाथ तिवारी। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि व्यवस्था और वर्गीकरण, यानी अब यहां पर हम लोग बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है, और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। खंड ना हो सके भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और आप यहां पर देखेंगे कि स्वनिम विज्ञान के तहत खंड ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो खंड ध्वनियां दोनों हैं, वो हमारा चाहे स्वर हो और चाहे हमारा व्यंजन हो, तो यह खंड ध्वनि के तहत आएगा। अब यहां पर 52 ध्वनियां हैं, 52 वर्ण हैं। 52 कौन कौन से हैं? तो यहां पर आप देखें, स्वरों की संख्या 11 है, अनुस्वार और विसर्ग 2 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, व्यंजन 33 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं। स्वर की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। वही आप देखेंगे अ से लेकर
आप लिखते चले जाइए, आप देखेंगे अ की मात्रा नहीं लगती है, बाकी आ की मात्रा यानी बड़ा अ की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, छोटा ऊ का मात्रा। 12 खड़ी आपने पढ़ा होगा, कक्का किक्की कुक्कू, है ना। तो आप देखेंगे अ की मात्रा अलग से नहीं लगती है, उसी व्यंजन के साथ होती है। जैसे आप देखें, अगर म लिखा हुआ है, म वर्ण लिखा हुआ है, तो इस म के साथ में अगर नीचे हलंत नहीं है, इसके मतलब अ इसमें है, इसमें स्वर है, अ है, लेकिन अलग से कोई मात्रा नहीं है। लेकिन इसी के बाद म के बाद अगर ऐसे मात्रा लगा दें तो बड़ा अ का मात्रा हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी अलग से, बड़ी ई की मात्रा अलग से लग जाएगी। तो इस तरीके से सबकी मात्राएं होती, तो स्वर की संख्या 11 है, जबकि मात्रा की संख्या 10 है। क्लियर। अभी आगे एक एक हम लोग बात करते चलेंगे, विस्तृत में बात करेंगे। स्वर देखते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध रूप से निकलती है इसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। यह खंड स्वनिम कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने उल्लेख कर दिया है कि खंड स्वनिम कहलाते हैं। खंड स्वनिम में चाहे हमारा स्वर हो, चाहे हमारा व्यंजन हो, सब खंड स्वनिम के तहत ही आते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 11 स्वर हैं। 11 स्वर में से आप यहाँ पर देखें, 11 स्वर में से हमारे पास मूल स्वर 4 हैं, संधि स्वर 7 हैं। जो मूल स्वर होते हैं इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु और दीर्घ आपने पढ़ा होगा, लघु और दीर्घ आपने पढ़ा, लघु और गुरु आपने पढ़ा होगा। जब आप छंद पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो लघु और गुरु की मात्राएं आप पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये हैं लघु स्वर, यानी जितने मूल स्वर हैं वो लघु स्वर कहलाते हैं, और जितने संधि स्वर हैं वो सब हमारे गुरु स्वर कहलाते हैं, गुरु स्वर। तो इस तरीके से भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में लघु स्वर कौन कौन सा है, या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, या गुरु स्वर किसे कहते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, लघु स्वर और गुरु स्वर करके। अब गुरु स्वर यानी संधि स्वर, इस संधि स्वर के तहत हमारे पास जो 7 हैं वो 2 भागों में विभाजित किया गया, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, और जो संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या 4 है। अब आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या 1 2 3 4 करके विकल्प में दिया जा सकता है कि इनमें से सही कौन सा है। तो हमारे पास संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन दोनों की संख्या 4 4 है। संयुक्त स्वर 4 तो आपने यहाँ पर देख लिया, और संयुक्त व्यंजन अभी आप आगे पढ़ेंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। यह किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये भी आपको ध्यान देना है, और अक्सर यह चीज़ पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संयुक्त स्वर पर यहाँ पर आप देखें कि कौन किससे बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो बैच ज्वाइन किए हैं, उनको तो सुबह 10 ही बजे ये PDF उपलब्ध करा दी गई है, और सभी लोगों को PDF उपलब्ध करा दिया जाता है पहले, ताकि आप पढ़ सकें। यानी दिन में एक टॉपिक आप 3 बार पढ़ते हो। सुबह ये PDF भेजा गया, आपने PDF पढ़ लिया। उसके बाद में दोपहर में 2:30 बजे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर 2:30 बजे मिल जाता है। तो आपने पहले PDF पढ़ा, फिर विस्तृत में वीडियो लेक्चर देखा। जो PDF में समझ में नहीं आया वो यहाँ लेक्चर में समझ में आ गया, समझा दिया गया एक एक तथ्य करके।
और फिर रात में 9 बजे लाइव क्लास इसी टॉपिक पर होगी। तो इस पर कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, या अभी तक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको रात में 9 बजे लाइव में मिल जाता है। तो एक टॉपिक दिन में आप 3 बार पढ़ते हो, सुबह PDF, दोपहर में विस्तृत वीडियो लेक्चर, रात में 9 बजे लाइव क्लास। तो अगर आपने ईमानदारी के साथ मेहनत किया तो ये सारी चीज़ें आपके कंठस्थ हो जाएंगी और प्रश्न एक भी आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप कर्म करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप सफल होगे। तो यहाँ पर ये आपका हो गया संधि स्वर 7, दीर्घ स्वर 3 और संयुक्त स्वर 4। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में हमारे पास 4 है, अग्र स्वरों की संख्या 4, मध्य स्वर की संख्या 1 और पश्च स्वर की संख्या आप देखेंगे तो 5 है। कौन कौन से आते हैं अग्र स्वर में, कई बार पूछा गया। मध्य स्वर में कौन से आएंगे, कई बार पूछा गया। और पश्च स्वर भी पूछा जा चुका है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कौन कौन से हैं, इन्हें ध्यान रखना। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होंगे, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी में कौन कौन से हैं, इन्हें ध्यान रखना है। और वृत्तमुखी में कौन कौन से हैं, इन्हें ध्यान, यानी होठों की स्थिति के जब आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण में अगर आप देखें ई या ए ऐसा उच्चारण करेंगे तो आवृतमुखी जो आपके होठों का आकार है वो कैसा होगा, आवृतमुखी। ऊ, आप देखिए ऊ या ओ आप उच्चारण करें तो आपके जो होठ हैं, दोनों होठों की स्थिति क्या हो जाएगी, ऐसे आवृतमुखी। तो जब वृत्तमुखी, वृत्त के तरीके से हो जाएगा। तो जब वृत्त के तरीके, वृत्त समझ रहे हैं, वृत्त गोला है ना, तो दोनों होठ मिलाकर वृत्त के आकार से बनेंगे। जब उच्चारण करेंगे तो वृत्तमुखी, और अगर वृत्त नहीं बन रहा है तो आवृतमुखी। तो होठों की स्थिति के आधार पर हमारे स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर होते हैं वो सवर्ण या सजातीय कहलाते हैं। जैसे चाहे वो छोटा आ हो, चाहे वो बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले हैं, तो ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। असवर्ण या विजातीय स्वर यानी असमान स्थान और भिन्न प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वर, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये सब आप देखेंगे तो ये असमान स्थान और भिन्न प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर असमान, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान आप देखेंगे तो उच्चारण स्थान अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर ये ऐ की अगर बात करें तो ये ऐ कंठ और तालु से उच्चारित है, वो और औ की अगर बात करें तो होष्ठ और कंठ से उच्चारित है। तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। उच्चारण के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुनासिक और निर्नुनासिक ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुनासिक और निर्नुनासिक ये भी कई बार पूछा गया है। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, जिनमें से विवृत, अर्धसंवृत और संवृत, इन तीनों को संयुक्त रूप से मान स्वर कहा जाता है। मान स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यानी एक हमारे पास विवृत स्वर, 3 हमारे पास अर्धसंवृत स्वर, 3 1 4 हो गया, और 4 हमारे पास संवृत स्वर, तो कुल संख्या हो गई 8, और इन्हें कहा जाता है मान स्वर।
मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वर 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से अर्ध समृत यानी ये और ओ को छोड़कर शेष जो 8 होते हैं वो हमारे मान स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? तो दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक वायु की आवश्यकता प्लुत स्वर में होती है और यह त्रिमात्रिक होती है। प्लुत स्वर, अनुस्वर और विसर्ग। जिस स्वर का उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, जैसे पतंग है, कंघा है, या फिर कंबल है, कंधा है, बंदर है, ये सब हमारे अनुस्वर हैं। और विसर्ग की अगर बात करें तो इसका उच्चारण हा के समान होता है। यह संस्कृत के मूल शब्दों से आता है, मूल शब्दों में आता है। इसका और हा का उच्चारण यानी विसर्ग और हा का उच्चारण कंठ के नीचे के भाग काकल से होता है, इसलिए इन्हें काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि इनमें से काकल्य ध्वनि कौन सी है, तो हा और विसर्ग काकल्य ध्वनियां हैं। लेकिन परीक्षा में जो अभी तक पूछा गया है वो विसर्ग को नहीं पूछा गया है, बल्कि हा को ही पूछा गया है। ABCD करके विकल्प दिया गया है, जिसमें हा दिया था विकल्प में, और काकल्य ध्वनि कौन सी पूछा गया है, तो हा आपकी काकल्य ध्वनि होगी। काकल यानी कंठ से नीचे का जो भाग होता है काकल कहलाता है। तो हा के उच्चारण में आप देखेंगे कि आपका जो कंठ है, कंठ के नीचे से ध्वनि निकलती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है काकल्य ध्वनि। किशोरीदास वाजपेयी ने अनुस्वर और विसर्ग को अयोग्यवाह कहा। क्यों कहा अयोग्यवाह? किसके अयोग्य? ना तो स्वर के योग्य और ना ही व्यंजन के योग्य, इसीलिए इसे कहा गया अयोग्यवाह। और इसीलिए ये स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, तभी इसे स्वर के बाद और व्यंजन के पहले लिखा जाता है। ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन के बीच में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि यह अयोग्यवाह है, किसी के योग्य नहीं है, ना ही स्वर के योग्य है और ना ही व्यंजन के योग्य है, इसीलिए इसे बीच में लिखा जाता है। मैंने अभी पूछा था प्रारंभ में। अब इसके बाद में संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 हैं और यह किससे मिलकर बने हैं, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संयुक्त व्यंजन में आप देखें यहां पर जो हमारे 2 व्यंजन हैं क और श, इनसे या त्र त और रा से मिलकर जो बना है, यज्ञ ज और य से जो मिलकर बना है, यहां पर देखें इन दोनों के संयोग से या इन दोनों के संयोग से या इन दोनों के संयोग से जो हमारा वर्ण बन रहा है, जो हमारा व्यंजन बन रहा है, इनका कोई भी अंश यहां पर इस संयुक्त व्यंजन में नहीं दिखाई देता है। चाहे वो ज और य हो या र हो या क हो, कहीं पर भी हम देखते हैं किसी भी संयुक्त व्यंजन में जिन व्यंजनों से मिलकर बना होता है ये कहीं पर भी वह दिखाई नहीं देता, उसका अंश दिखाई नहीं देता, और इसीलिए इसे सबसे अलग यानी वर्णमाला में सबसे बाद में लिखा जाता है। आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला में इसे सबसे अंत में इसीलिए लिखा जाता है। वैसे संयुक्त व्यंजन की जब बात होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन अधिक से अधिक कितने वर्णों से बन सकता है, संयुक्त व्यंजन अधिक से अधिक कितने वर्णों से बन सकता है, तो कुछ लोग जिनको याद होगा यही 2 बताएंगे, लेकिन अधिक से अधिक 3, अधिक से अधिक 3, इससे अधिक नहीं। जैसे यहां पर त्र आप देख रहे हैं, त्र आप देख रहे हैं तो किससे बना है, त और र से, जिनमें ता के पास स्वर नहीं है, ता स्वर विहीन है। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए अधिकतम
3 वर्णों से मिलकर संयुक्त बन सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। यानी इस 3 में से 2 + 1 यानी 2 हमारे पास ऐसे व्यंजन होंगे जो स्वर विहीन होंगे और एक ऐसा होगा जिसमें स्वर होगा, और इसी से बन सकता है। इसके अलावा और साहित्य हिंदी व्याकरण में कहीं पर भी और संयुक्त व्यंजन इनसे अधिक वर्णों से नहीं बनता है। जैसे अब आप सोच रहे होंगे सर उदाहरण दे दीजिए, क्यों मन में आ रहा है विचार आप लोगों के? मत्स्य, मत्स्य, जब आप ये मत्स्य लिखते हैं तो यहां पर आप लास्ट के 3 वर्णों पर ध्यान दीजिए। तो आपका क्या है? स्वर विहीन है। जो सा दिया गया, ये सा आपका क्या है? स्वर विहीन है, इसमें स्वर नहीं है, जबकि या में स्वर है। तो यहां पर जो ये संयुक्त वर्ण बन रहा है उसको इसी रूप में लिखा जाता है, इसके लिए अलग से कोई रूप नहीं है। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा शब्द है जिसमें 3 स्वर विहीन वर्ण आपको मिले और एक स्वर सहित मिले? अगर ऐसा है तो जरूर बताएं। वैसे आज तक ना ही भोलानाथ तिवारी ने इसका कहीं जिक्र किया और ना ही कहीं है, ना ही कोई वर्ण बन सकता है, ना ही हरदेव बाहरी ने कहीं पर किया, ना ही किशोरीलाल गोस्वामी ने किया, और ना ही कहीं पर आप देखेंगे कामता प्रसाद गुरु ने, तो कहीं किसी ने, ना ही धीरेन्द्र वर्मा ने, कोई भी भाषा व्याकरणविद किसी ने भी आज तक नहीं बताया। सबका यही मानना है कि अभी तक हिंदी में संयुक्त व्यंजन अगर देखें तो अधिकतम 3 वर्णों से बन सकता है, बस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं व्यंजन। ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन भी खंड ध्वनि के तहत आता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक चीज और बात कर ले, फिर आते हैं यहां पर। जो ये हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे थे, यहीं पर एक चीज और आपको बता दें, फिर आगे बढ़े। द्वित्व की बात यहीं पर कर लेते हैं। द्वित्व की बात यहीं पर कर लेते हैं। देखिए, जब किसी व्यंजन का संयोग, मान लिया कभी पूछ लिया जाए कि द्वित्व किसे कहते हैं, और 1 2 3 ABCD करके विकल्प दे दिया जाए, तो पूछा जा सकता है। इसलिए द्वित्व क्या है, जरूर सुनिएगा, कि जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, तब वह संयोग द्वित्व कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, खन्ना, खन्ना। अब यहां पर जो खन्ना लिखा हुआ है, इसमें दोनों ना को देखें। एक व्यंजन का संयोग दूसरे व्यंजन के साथ है, एक स्वर विहीन है, एक स्वर सहित है, तब यह संयोग कहलाता है द्वित्व। या जैसे आप देखेंगे इक्का, इक्का, इक्का में आप का को देखें, यह द्वित्व व्यंजन है। हड्डी, हड्डी में डा को देखें, डा, एक डा के नीचे हलंत होगा, स्वर विहीन होगा। डा को देखें, क्या है? द्वित्व है। सत्ता, सत्ता में देखें, सत्ता क्या है? द्वित्व व्यंजन। उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से द्वित्व कौन सा है, तो सत्ता में ता को देखें, 2 ता है, एक स्वर विहीन है, दूसरा स्वर सहित है। या उज्ज्वल, जब आप लिखते हैं उज्ज्वल लिखते हैं, तो उज्ज्वल में भी वो क्या हो जाएगा? आपका द्वित्व हो जाएगा, संयुक्त में आएगा। तो इस तरीके से आप देखें ये द्वित्व है। अब मेरे ख्याल से द्वित्व भी आपका क्लियर हो गया होगा, द्वित्व भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये नहीं कि जैसे लिखा जन्म, जन्म, ये द्वित्व नहीं है, क्योंकि यहां पर जो हमारा व्यंजन है, एक व्यंजन न दूसरा है और म आप देखेंगे दूसरा व्यंजन है। मैंने कहा कि जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो तभी द्वित्व होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका।
द्वित। अब इसके बाद में व्यंजन की हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन भी खंड ध्वनि के तहत आता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ये हमारे होते हैं व्यंजन। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी गया है कि अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार पूछा गया है। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन लोगों ने 2018 की परीक्षा दी हो, 18 में शायद पूछा गया था यूजीसी नेट में कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 4 प्रकार के होंगे। संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, संस्कृत में 5 होते हैं। संस्कृत में 5 होते हैं और यहाँ पर हम लोग संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 कौन कौन से हैं, और अगर आपको नहीं पता है या अगर आपके पास किताब है तो हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का पढ़ लीजिएगा। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। कामता प्रसाद गुरु का पढ़ लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। 4 प्रकार उन्होंने बताया है। चारों में जो उन्होंने बताया वो कौन कौन से हैं। 1 में आएगा स्वर, 4 में पहले में 1 में आएगा आपका स्वर, 1 में होगा स्वर, कहीं पर लिख लें, पहले में होगा स्वर। चारों के नाम अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 1 में स्वर होगा, दूसरे में आपका वर्गीय व्यंजन होगा या स्पर्शी व्यंजन होगा, तीसरे में आपका होगा अंतस्थ व्यंजन और चौथे में होगा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ये होंगे अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण। तो खैर आगे अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। 5 वर्ग होता है, 5 वर्ग होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि 5 वर्ग होते हैं। और यहाँ पर 5 वर्गों में एक चीज और ध्यान रखना, जो 5 वर्ग होते हैं इन वर्गों की जो अंतिम ध्वनि होती है, ये जो वर्ग दिए गए हैं, जो 5 वर्ग आप में यहाँ दिया गया है, इन 5 वर्गों में जो अंतिम ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन। जैसे आप देखेंगे क वर्ग में आप देखें तो क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। क वर्ग में आपके पास नासिक व्यंजनों की अगर बात करें तो अंगा हो जाएगा। चा वर्ग की बात करें तो या हो जाएगा। टा वर्ग की बात करें तो अड़ा हो जाएगा 5वां। ता वर्ग की बात करें तो न हो जाएगा और पा वर्ग की बात करें तो मा हो जाएगा। तो ये जो हमारे नासिक के व्यंजन हैं, यह नासिक व्यंजन पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। पंचमाक्षर भी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। कहीं पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पंचमाक्षर। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे पास 4 हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन भी हमारे पास 4 हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी स्थान का स्पर्श करते हुए निकलती है तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यह स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अब अघोष क्या होगा, सघोष क्या होगा? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। जैसे क वर्ग में बात करें तो क और ख, पहला और दूसरा, ये हमारा क्या होगा? अघोष होगा। चा वर्ग की बात करें
तो च और छ ये हमारा क्या होगा? अघोष होगा। टा वर्ग की बात करें तो ट था, ता वर्ग की बात करें तो त था, पा वर्ग की बात करें तो पा फा, ये सब हमारे होंगे अघोष। और सघोष किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वो हमारा होगा सघोष। यानी अगर पा वर्ग में देखें तो पा फा हमारा क्या है? पा फा हमारा अघोष है। बाकी तीन जो बचे हैं बा भ म, वो हमारा सघोष होगा। ता वर्ग की बात करें तो ता और था हमारे अघोष हैं। दा ध न ये हमारे सघोष होंगे। तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। क्लियर? समझ में आ गया? उच्चारण में वायु की आवश्यकता के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होगा और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम ता वर्ग लिखें, त, थ, द, ध और न, एक वर्ग मैंने लिख दिया। तो अब यहां पर पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे होंगे अल्प प्राण, जबकि दूसरा और चौथा जो होगा ये हो जाएगा महाप्राण किसी भी वर्ग का। भाई आप टा वर्ग की अगर बात करो, आप अगर टा वर्ग लिखना चाहो तो यहां पर आप देखो टा लिखा, ठा लिखा, ड, ढ, अण। अब यहां पर पहला अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण, पांचवा अल्प प्राण, जबकि यहां पर जो ठ लिखा है ये हो जाएगा हमारा महाप्राण, ढ हो जाएगा महाप्राण। तो दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। अब इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। या, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण भी होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, सघोष और अल्प प्राण दोनों होते हैं। जैसे इसके अलावा या और व अर्धस्वर कहलाता है, शायद इसी बार परीक्षा में पूछा गया है। र हमारा लुंठित स्वर है, प्रकंपित स्वर भी कहा जाता है लुंठित को। ल पार्श्विक स्वर है। अनुनासिक यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है अनुनासिक होता है, और यह जो अनुनासिक होता है इसी को कहा जाता है पंचमाक्षर। जो यह अनुनासिक है इसी अनुनासिक को कहा जाता है पंचमाक्षर। अनुनासिक यानी नासिक के व्यंजन जो होते हैं उन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है और इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको लिखाया है, मैंने बताया है कि इसे लिख लीजिएगा। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यह ध्वनियां अघोष और महाप्राण होती है, लेकिन जो ऊष्म या संघर्षी होते हैं उनमें से हा को छोड़कर बाकी सभी तो अघोष और महाप्राण है। हा हमारा सघोष और महाप्राण होने के साथ साथ काकल्य भी है। यह काकल्य भी है। बाकी जो हा होता है काकल्य भी होता है, साथ में स्वर यंत्र मुखी भी कहलाता है। तो हा के कौन कौन से गुण हैं यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट, यह स्वर यंत्र मुखी कहलाता है। दूसरा पॉइंट, यह काकल्य ध्वनि है। तीसरा पॉइंट, यह एक महाप्राण ध्वनि है। यह एक सघोष ध्वनि है। और चारों सही है। या यह एक संघर्षी व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। तो इस तरीके से इसके लिए 4-5 पॉइंट बन रहे हैं हा के लिए। हा के लिए 4-5 पॉइंट बन रहे हैं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। भाई काकल्य के साथ साथ आप देखेंगे तो कंठ के साथ ये उच्चारित हो रहा है। ज़्यादातर उच्चारण स्थान कंठ ही लिखा जाता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो काकल से होता है उच्चारण, इसीलिए इसे काकल्य कहा गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। यह द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं।
यह द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं और इनकी संख्या 2 है। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन, यह उत्क्षिप्त व्यंजन किससे लिए गए हैं? तो अपभ्रंश से लिया गया है। कहीं पर लिख लें, अपभ्रंश से। उत्क्षिप्त व्यंजन किससे लिए गए हैं? तो अपभ्रंश से लिया गया है, अपभ्रंश से लिया गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन लिखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन अपभ्रंश से लिया गया है, अपभ्रंश से लिया गया है। लिख लिया। अब यहां पर देखें, जो ये आपका होगा ड और अंग के रूप में उच्चारण, इसके 3 रूप हैं। 3 रूप कौन कौन से? एक होगा, इसको अंग भी कहा जाता है, क ख ग घ अंग, ठीक है। और एक ट वर्ग में आप देखें, ट ठ ड भी कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जब यहाँ नुक्ता लगता है, बिंदी लगती है, तो इसका उच्चारण अढ़ के रूप में होता है, अढ़ के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसके 3 रूप हैं, इसके 3 रूप हैं। और 3 रूपों को अगर आप लिखना चाहें, या 3 रूपों का आप उदाहरण देखना चाहें, तो 3 रूपों का आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे गंगा जो लिखा जाता है, गंगा, वो गंगा पहले ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। अंग यानी क वर्ग का पंचमाक्षर जो है, उससे मिलाकर लिखा जाता था गंगा, गंगा। या इसका रूप अगर हम देखें, जहां पर ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है, आप लिखेंगे गुड़िया। अगर गुड़िया लिखेंगे तो अड़, इसका उच्चारण किसके रूप में हुआ? अड़ के रूप में। यानी नीचे जब तक आप नुक्ता नहीं लगाएंगे, नीचे जब तक आप बिंदी नहीं लगाएंगे, तब तक गुड़िया नहीं रहकर बाकी ये गुड़िया हो जाएगा, ड के रूप में उच्चारण होगा। और जब नुक्ता लगेगा तभी आप कहेंगे गुड़िया। तो इस तरीके से इसका उच्चारण आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तरीके से होता है। या आप लिख रहे हैं डमरू, अब इसका उच्चारण बिंदी नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका डमरू, डा के रूप में उच्चारण हुआ। तो इसके 3 रूप मिलते हैं आपको पूरे वर्णमाला में। तो ये हो गया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ पर अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण 4 प्रकार के होंगे: विवृत, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। तो ईषत् विवृत और ईषत् स्पृष्ट जो दिया गया, यहाँ पर आप देखें सबके बारे में बता दिया गया। विवृत के तहत सारे स्वर आएंगे, स्पृष्ट के तहत वर्गीय व्यंजन आएंगे, ईषत् विवृत के तहत अंतस्थ व्यंजन आएंगे, और ईषत् संवृत के तहत ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो यहाँ पर परीक्षा में आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है, इस तरीके से बन सकता है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार स्पृष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये वर्गीय व्यंजन के तहत आता है, इसलिए इसमें कितने होंगे? 25। ईषत् विवृत कितने हैं? ये अंतस्थ के तहत आता है, तो इसमें हो जाएंगे 4। ईषत् स्पृष्ट के तहत कितने आएंगे? 4। जबकि विवृत के तहत यानी स्वर कितने हैं? तो 11। तो इस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। भाई एक बार तो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार पूछ लिया गया है, अब इसी को घुमाकर इनकी संख्या पूछी जा सकती है, या इसके तहत कौन कौन से आते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यंजनों का उच्चारण स्थान आप देखेंगे, छोटी छोटी परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। कंठ से उच्चारित का वर्ग आपका होगा, बाकी आप देखेंगे छोटा अ भी होगा, बड़ा अ भी होगा, अह भी होगा, यानी विसर्ग होगा और हा होगा। जिनमें से विसर्ग और ह का जो उच्चारण होता है वो काकल से होता है, इसीलिए इसे काकल्य ध्वनि कहा गया, काकल्य व्यंजन कहा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि ज़्यादातर जगहों पर आपको मिलेगा कंठ से उच्चारित, लेकिन कंठ में भी जो विच्छेद किया गया, जो अलग बताया गया, वो कंठ का जो नीचे का भाग है जिसे काकल कहा गया, और उससे विसर्ग और हा का उच्चारण होता है। ऐसे तालव्य से उच्चारित होने वाले वर्ण, मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले वर्ण,
दंत से उच्चारित होने वाले, होष्ठ से उच्चारित होने वाले, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण ये हैं। होष्ठ और कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण, और यहाँ पर वर्ष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं ये भी पूछा जा चुका है। दंत मूल से उच्चारित होने वाली ये ध्वनि है रा और ला। एक बार परीक्षा में, शायद किसी परीक्षा में, कोई छोटी ही परीक्षा थी, शायद टीजीटी या पीजीटी जैसी परीक्षा थी या केवीएस की कोई परीक्षा थी, जिसमें वर्ष ध्वनि पूछी गई थी कि वर्ष ध्वनि कौन सी है, तो आपके पास उत्तर होगा रा और ला है। अब विकल्प में अगर 1 2 3 4 करके पॉइंट दिया गया है तो रा और ला दोनों आपके हो जाएंगे। अगर ABCD में केवल दे दिया गया तो रा या ला में से कोई एक विकल्प मिलेगा। तो इस तरीके से आपने आज का देखा स्वनिम व्यवस्था। इसमें जो तथ्य बताए गए वो आपको कैसे लगे, जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपना नाम लिखकर और अपने कोर्स का नाम लिखकर आप मैसेज कर दें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे आप MPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या UGC नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप जरूर इस नंबर पर संपर्क करें। और ये जो कराया गया, जो लेक्चर आप देख रहे हैं, ये तो कॉमन है। हिंदी भाषा का विकास कॉमन है, हिंदी साहित्य का इतिहास कॉमन है, काव्य शास्त्र कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, सभी में आपको मिलेंगी। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, जो चीज़ें पूछी गई हैं, या वीडियो आपको कैसा लगा, तथ्य कैसे लगे, जरूर बताइएगा।